नमस्कार जी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 से 4 तक का पूरी फार्मूला। और इस फार्मूले इतना बेहतरीन ढंग से बनाया गया है जो आपको एक भी ऑब्जेक्टिव आपसे फार्मूले से अगर पूछा जाए आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे पूरे चैप्टर का फार्मूला लेसन 1 से लेसन 4 तक का। पहला है क्या, वास्तविक संख्या, जिसको बोलते हैं क्या, रियल नंबर। और तुम लोग को देखना है इधर रियल नंबर। रियल नंबर से जितनी भी ऑब्जेक्टिव जो पूछा जाता है और जितना फार्मूला है सबको मैंने यहाँ पे संग्रहित कर दिया। जैसा कि पहला है फार्मूला क्या, पहला फार्मूला है भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भागफल प्लस शेषफल। यानी इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं, इसको शॉर्ट में b गुना क्यू प्लस आर, b गुना क्यू प्लस आर। इसको तब हम लगा सकते हैं जब 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन कितना, बी। 0 लेस देन इक्वल टू आर लेस देन बी। यानी कहने का मतलब है कि 0 से हम आर का वैल्यू उठाएंगे और बी है जहाँ से उसके एक कम तकला इसके मान को हम उठा सकेंगे। तो ई जहाँ पे रहेगा वहीं तक ये फार्मूला लागू होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है। तो पहली संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। यानी कहने का मतलब है मसा गुना लसा। पहली संख्या अगर निकालना रहेगा तो दूसरी संख्या को क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। यानी HCF गुना LCM गुना अति बटा और क्या, दूसरी संख्या बटा दूसरी संख्या। HCF गुना LCM बटा क्या, दूसरी संख्या। अब यहाँ पे दूसरी संख्या निकाले का रहा है तो HCF गुना LCM और बटा, अब यहाँ दूसरी संख्या निकाले का रहा है तो पहली संख्या को क्या करेंगे, नीचे गिराएंगे। यानी पहली संख्या यानी HCF गुना LCM बटा क्या, पहली संख्या। अब यहाँ पे बात करते हैं गुणनफल बराबर। गुणनफल बराबर क्या होता है फार्मूला, गुणनफल बराबर होता है HCF गुना LCM, HCF गुना LCM। अब इनसे प्रमुख तथ्य जो बार बार पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, जैसे कि कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या निकाला जाता है, तो कह सकते हैं मसा या तो इसको बोलते हैं क्या, HCF निकाला जाता है, मसा या तो HCF। यहाँ पे कहता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती। वैसी संख्या जो एक या अपने आप से पूरा मतलब एक या अपने आप से जो कटता है उसको कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी कौन होगी, 2 हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ पे सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना, 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। नेचुरल नंबर को हम 1 से, गिनती की संख्या को हम 1 से शुरू करते हैं तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं सम संख्या का। सबसे समअभाज्य संख्या, तो 2 ही एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम भी है और क्या है, अभाज्य भी है। ये सम संख्या भी है और अभाज्य भी। एक बाद कोई और संख्या नहीं है जो सम भी और अभाज्य, कोई भी और संख्या नहीं है। मात्र 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0।
पाई का मान कितना होता है? 22/7। कौन सी संख्या, पाई कौन सी संख्या? अपरिमेय। अपरिमेय संख्या। 22/7 कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। देखो यहाँ पे एक बात बता रहा हूँ, पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है। पाई कौन सी संख्या, अगर खाली ऐसे पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या है तो 22/7। पाई का मान कितना, पाई कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। पाई का मान अगर दे ले रहे हैं 22/7 तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा? परिमेय। अगर 22/7 दे ले तो परिमेय, और खाली अगर पाई दे ले तो कोची? अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे बात करते हैं दो लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है? दो लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। दो लगातार संख्याओं का लसा, जब दो लगातार संख्या उसका लसा जो है उनका क्या है? गुणनफल। माइनस नहीं है भैया, गुणनफल मतलब दोनों को क्या कर देना है? गुना। जैसा कि नीचे मैंने 2 पॉइंट लिख चुका हूँ। दो लगातार अभाज्य संख्या P और Q का मसा, तो लगातार अभाज्य संख्या का मसा कितना हो जाएगा? 1। और यहाँ पे कह रहा है कि दो लगातार अभाज्य संख्या P और Q का लसा, P और Q का लसा क्या हो जाएगा? P और Q, P और Q। अब यहाँ पे दो लगातार सम संख्या का मसा, देखो सम संख्या का अगर मसा निकालेंगे, सम संख्या का अगर मसा निकालेंगे तो कैसे? मान ले कि 2 और 4 रहते, दोनों लगातार सम संख्या है, और इसको अगर मसा अगर निकालते हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? यानी पूरा पूरा कर जाए, इसका मसा कितना हो जाएगा? 2। अगर मान लो कि 6 और 8 ले लेते हैं तो इसका भी 6 एकाई 6, ऊपर से कितना? 2, फिर यहाँ से 6, द्वितीय कितना हो जाएगा? 6। तो एक कट गया पूरा पूरा, एक मतलब मसा कितना हो गया? 2। मतलब हम इसे समझ गए कि दो लगातार अभाज्य, दो लगातार सम संख्या का मसा कितना हो जाएगा? 2। ये बहुत बार ऐसे पूछा है कि दो लगातार सम संख्या का मसा कितना होता है? 2 होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यदि अगर हर में 2 और 5 खाली रहे, या 2 और 5 का खाली अगर गुना के रूप में रहे, तब इसको बोलते हैं कोची? 2 और 5 के अगर खाली गुना के रूप में रहे तब हम इसको बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोलेंगे? शांत। अगर 2 और 5 के अलावा कोई और अगर आ जाए उसको क्या बोलते हैं? अशांत बोलते हैं। मतलब नहीं समझे, फिर से समझिए। जिसके गुणनखंड तोड़ने के बाद, यानी हर का गुणनखंड तोड़े और हर का गुणनखंड में 2 और 5 खाली आ जाए, या खाली 2 रहे या खाली 5 रहे, तब वह क्या होगा? शांत होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई और अगर आ जाए वो क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे पहला चैप्टर से हो गया क्या? समाप्त। दूसरा चैप्टर पोलिनोमियल यानी बहुपद। अब बहुपद से भी बहुत सारे फार्मूले हैं, इनको हम लोगों को सीखना है। पहला कहता बहुपद का, द्विघात बहुपद का समान सूत्र। तो हम लोग जान चुके कि द्विघात बहुपद का समान सूत्र कितना होता है? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र, यानी निकालने के लिए आपको द्विघात बहुपद का सूत्र कैसे है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू, फिर से x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग, योग का मतलब समझ रहे हैं? जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। और द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल मतलब गुना में कितना? सी बटा ए। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं द्विघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद का समान सूत्र।
तो त्रिघात बहुपद का समान सूत्र क्या होता है? ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ए एक्स के क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक्स के क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये देख लो यहाँ पे माइनस माइनस होता है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं त्रिघात बहुपद में शून्य को। त्रिघात बहुपद में शून्य को यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बटा ए। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या हो जाएगा? सी बटा ए। और अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा इंटू अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस डी बटा, इसमें माइनस डी बटा माइनस डी बटा ए और इसको सी बटा ए। कहाँ पे? हाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से। यहाँ से ज़्यादातर फार्मूले तो नहीं, लेकिन ए वाले पॉइंट से पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2। ये बराबर नहीं कुछ, नॉट इक्वल। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये कौन सी रेखा होगा? प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी। और हल क्या हो जाएगा? एक हल या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल। अब जरा समीकरण समझते। समीकरण में क्या होगा? समीकरण इसका हो जाएगा संगत, संगत या अविरोधी, अविरोधी, संगत या अविरोधी। इसका समीकरण हो जाएगा संगत या अविरोधी। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे कि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। इसको क्या बोलते हैं? कौन सी रेखा? तो इसको बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखा, समपाती रेखा। रेखा तो ऊपर लिखल है। अब इसमें कौन सा हल? अनेक हल या अनगिनत हल, अनेक हल या अनगिनत हल, अनगिनत हल, अनेक हल या अनगिनत हल। अब जरा बात कर लेते हैं समीकरण से। यहाँ पे क्या हो जाएगा? संगत या आश्रित, आश्रित। अब यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे बात करते हैं। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। ये कौन सी रेखा हो जाएगा? ये हो जाएगा समांतर रेखा, समांतर रेखा। रेखा तो ऊपर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। और ये क्या हो जाएगा? असंगत या, असंगत या विरोधी, असंगत या विरोधी। याद रहेगा, असंगत या विरोधी। यहाँ पे बात करते हैं विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में एक थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ, वर्ग गुणन विधि। यहाँ पे क्या था? ऐसे बनाना था b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2, इसको तिरछा तिरछे गुना। यहाँ पे x, यहाँ पे y और यहाँ पे यदि दो को अगर समीकरण रहे। अब जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं
अगर दोनों समीकरण इस रूप में रहेगा तो ax प्लस a1 b1 और c1 बराबर c1 रहे, और यहाँ को चीज a2 b2 c2 a2 b2 और c2 इस रूप में रहे समीकरण, तब इसका सूत्र ऐसे बना। अब इसको आगे हल करना है, तिरछा तिरछी गुना कर देना और कुछ नहीं करना है। यहाँ पे कर दूँ क्या, इसको ऐसे x बटा b1 और b1 और c2 माइनस इधर से करेंगे तो b2 और क्या c1 बराबर y बराबर यहाँ पे c1 a2 और इधर करेंगे तो काची c2 a1 और बराबर -1 बटा b1 b2 a1 और इधर माइनस b1 a2 आते हैं चौथे चैप्टर पर। हाँ आगे पे गुना में तो कहीं पे भी रहे, उससे कोई दिक्कत थोड़ी। देखो यहाँ द्विघात समीकरण का समान सूत्र क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। विवेचक या विविधकर को काची से सूचित करते हैं, d से, और d बराबर फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का -b प्लस माइनस √d बटा 2a, या इसी को लिखते हैं -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा नीचे 2a। इसको d का वैल्यू यहाँ पे एक बार पुट कर दिए, इसके गुने वैसा फार्मूला बन गया। अब यहाँ पे बात करते हैं मूलों की प्रकृति पर। मूलों की प्रकृति क्या, d ग्रेटर देन 0 तो मूल की प्रकृति वास्तविक और असमान होता है, वास्तविक और असमान होता है या भिन्न होता है, इसको बोल सकते हैं असमान। यहाँ पे बात करते हैं जब d लेस देन 0, जब d का मान अगर नेगेटिव में रहे तो अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान, अवास्तविक और असमान। जब d बराबर 0 रहे तो वास्तविक और बराबर, वास्तविक और बराबर। तो इस तरह से हम लोगों ने लेसन 1 से लेसन 4 तकला पूरी की पूरी फार्मूले समाप्त कर चुके।